प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लाइव कॉलेज चूरू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित हमने दो तीन समस्याएं हमने ऐसी ली थी जो कि जिनका हल हमने सिंप्लेक्स विधि से किया। सिंप्लेक्स विधि से मुख्य रूप से हमने दो प्रकार की समस्याएं डिस्कस की। पहली ऐसी समस्या जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी लक्ष्य फलन मैक्सिमाइजेशन की हो तथा उसके प्रतिबंध या कॉन्स्टेंट्स जो सीमाओं से संबंधित प्रतिबंध है वो लेस देन इक्वल टू के हो। इसी तरीके से हमने एक ऐसी प्रॉब्लम ली जिसका लक्ष्य फलन मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है और उसकी जो प्रतिबंध है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले हैं। आज हम एक ऐसी समस्या लेते हैं जिस समस्या को हम द्वैत समस्या के नाम से जानते हैं, ड्यूअल प्रॉब्लम। द्वैत समस्या ये रेखीय कार्यक्रम यानी लीनियर प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। विशेषता इस माने में होती है कि जो भी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम आपके सामने होती है तो उस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम छुपी हुई होती है, यानी एक दूसरी प्रॉब्लम से संबंधित भी होती है वो। और इन दोनों प्रॉब्लम्स का संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि यदि दी हुई कोई समस्या जिसको हम प्राथमिक समस्या कहते हैं या वो द्वैत समस्या भी हो सकती है, वो प्राथमिक या द्वैत समस्या में से किसी एक समस्या का अगर हल निकाला जाएगा तो उस हल से दूसरे प्रकार की समस्या जो है उससे संबंधित उसका हल से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। यानी एक ही प्रॉब्लम किसी अन्य प्रॉब्लम से भी संबंधित होना और उस एक प्रॉब्लम के हल से उस संबंधित अन्य प्रॉब्लम के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाना। एक बात तो जो दी गई समस्या है, चूंकि हम उसके आधार पर दूसरी समस्या का हल भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत एक और हो जाएगी और वो ये होगी कि दोनों ही प्रकार की समस्याओं का लक्ष्य फलन का मान एक समान आएगा। यहां पर एक बात और बताना इंपॉर्टेंट है कि जो समस्या दी जाती है वह समस्या अगर प्राइमल के रूप में है यानी प्राथमिक समस्या के रूप में है तो उसको द्वैत में बदला जाता है। यदि दी गई समस्या द्वैत के रूप में है तो उसे प्राथमिक के रूप में चेंज किया जाता है। हम आगे देखेंगे कि इसको चेंज कैसे किया जाता है, लेकिन यहां पर केवल आपको ये समझना जरूरी है कि जो दी गई द्वैत समस्या है या प्राथमिक समस्या है, अगर प्राथमिक है तो द्वैत उसका निकाल लेंगे, द्वैत है तो उसकी प्राथमिक निकाल लेंगे और निकालने का तरीका एक जैसा ही होगा। उसको बदलने का तरीका यानी द्वैत समस्या को प्राथमिक में बदलना और प्राथमिक को द्वैत में बदलने का तरीका एक ही रहेगा। इसी प्रकार से यदि किसी समस्या का प्राथमिक समस्या को हमने द्वैत के रूप में बदल दिया है तो बदली हुई द्वैत समस्या को हल करने का तरीका वही रहेगा जो कि हम पहले बता चुके। जैसे यदि प्रॉब्लम प्राथमिक के रूप में दी गई समस्या मैक्सिमाइजेशन की है तो उसका द्वैत रूप मिनिमाइजेशन के रूप में होगा और चूंकि द्वैत रूप उसका मिनिमाइजेशन का होगा तो सिंप्लेक्स विधि से उसका हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि सभी प्रविष्टियां शून्य या धनात्मक नहीं आ जाए। यदि प्राथमिक की समस्या मिनिमाइजेशन की है
तो द्वैत समस्या मैक्सिमाइजेशन की होगी, और वो तब तक उस समस्या का हल हम सिंप्लेक्स विधि से आगे टेबल बनाते हुए करेंगे जब तक कि उसकी सभी NER की प्रविष्टियाँ शून्य या ऋणात्मक नहीं आ जाए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि किसी दी गई प्राथमिक समस्या का द्वैत ज्ञात करना या द्वैत समस्या का प्राथमिक ज्ञात करना, प्राथमिक समस्या के रूप में उसको परिवर्तित करना, ये हमें आना चाहिए। उसके बाद उसको आगे हल करने का तरीका वही रहेगा जो कि हम पहले बता चुके हैं। और मान लीजिए कोई प्राथमिक समस्या जो दी गई है उसकी जो अंतिम हल तालिका आएगी, उस अंतिम हल तालिका के आधार पर हम द्वैत जो उसकी समस्या बनेगी, उस समस्या से दूसरी द्वैत समस्या बनेगी, उस समस्या का जो अंतिम हल तालिका जो आएगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ ये हुआ कि यदि प्राथमिक समस्या से हमने द्वैत निकाले और द्वैत समस्या का हमने हल निकाला तो द्वैत की अंतिम हल तालिका आएगी। उस हल तालिका के आधार पर हम प्राथमिक समस्या की अंतिम हल तालिका ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसकी बड़ी विशेषता हुई कि हम प्राथमिक समस्या से उसका रूप ही बदल दिया हमने, उसको द्वैत बना करके, फिर भी उसके रिजल्ट सेम आए और उसके आधार पर हम उसका दूसरे का भी पता लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी यूजफुलनेस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो द्वैत समस्या की सबसे बड़ी उपयोगिता आप अपने इस रूप में देख सकते हैं कि यदि कोई समस्या ऐसी है जिसके जो कि न्यूनतमीकरण से संबंध रखती है, यानी मिनिमाइजेशन से संबंधित रखती है, और जिसके प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि एज इट इज उस समस्या को मिनिमाइजेशन की और ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लेते हुए और फिर आगे उसका गणितीय रूप बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर काल्पनिक चरों का प्रयोग होगा, और काल्पनिक चरों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पर m का प्रयोग होगा, क्योंकि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन उसका जो है या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो m होती है। तो वहाँ पर m का प्रयोग करने के कारण से जब उसको NER निकालेंगे या और कोई भी कहीं पर भी गुणा करने की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी समस्या जटिल हो जाती है। इसलिए उसको m से छुटकारा पाने के लिए इस द्वैत के अंतर्गत जो प्राथमिक या द्वैत के रूप में दी गई समस्या जो है उसको हम बदल करके, यानी उसको मैक्सिमाइजेशन में करके, और फिर एक जो तरीका है उसको बदलने का वो बदल करके उसका हल हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में बदल जाएगी और जो चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू में बदल जाएंगे तो फिर काल्पनिक चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समस्या साधारणतया जो है वो हल करने के तरीके के हिसाब से हल हो जाएगी और थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता होती है। इसके बाद में इसकी विधि के ऊपर आते हैं। जो विधि होती है द्वैत समस्या की, वो उस विधि के अंतर्गत हम एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी कुछ स्टेप्स हैं। इसको द्वैत ज्ञात करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप द्वैत ज्ञात करने का ये होता है कि जो भी समस्या दी गई है वो समस्या में देखनी है कि वो मिनिमाइजेशन की है कि मैक्सिमाइजेशन। यदि वह समस्या मैक्सिमाइजेशन की है तो हमें ये देखना है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो सभी लेस देन और इक्वल टू के होने चाहिए। पहला स्टेप ये। यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो सारे प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए दी गई समस्या के। अब मान लीजिए ऐसा है कि अगर ऐसा है तब तो कोई बात नहीं है, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। लेकिन यदि किसी दी गई समस्या मैक्सिमाइजेशन की है लेकिन उसके प्रतिबंध अगर में से कोई भी एक या अधिक ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो फिर उस ग्रेटर देन इक्वल टू वाले जो प्रतिबंध को हम लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं। और लेस देन इक्वल टू को में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
दोनों ओर के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये हुआ, ये -1 वाली बात भी अगर ध्यान नहीं रखें आप, तो हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS के जो चिन्ह हैं उनको हम बदल देते हैं। जब चिन्हों को बदल देंगे तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू का जो प्रतिबंध है वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चिन्हों को बदलते हुए दोबारा लिख देंगे और प्रॉब्लम लेस देन इक्वल टू की बन जाएगी कॉन्स्टेंट्स। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि जो कॉन्स्टेंट्स का जो संबंध है वो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन यानी लक्ष्य फलन से हो जाना चाहिए, वो एक संबंध स्थापित हो जाना चाहिए। जब वो काम पूरा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कॉन्स्टेंट इक्वल टू वाला होता है, तो पहले हम उसको लेस देन और इक्वल टू के दो रूप बनाएंगे और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अनुसार जो दूसरे वाला कोई भी एक है लेस देन या ग्रेटर देन, उसको हम जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड से, या हम कह सकते हैं दोनों साइड से चिन्ह बदल करके ये, और उसको हम लेस देन या इक्वल टू जैसी भी, ग्रेटर देन इक्वल टू जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम कर लें। तो ये पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप इसके अंतर्गत क्या होता है, दूसरा स्टेप जो है वो ये होता है कि जो लक्ष्य फलन होता है उसका हम चुनाव करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। तो लक्ष्य फलन का निर्माण कैसे करेंगे, जो प्राथमिक दी हुई समस्या जो है जिसका हमने कोई भी गणितीय रूप निकाला होगा प्राथमिक दी हुई समस्या का, तो उस प्राथमिक दी हुई समस्या के जो कांस्टेंट्स हैं उसके राइट हैंड साइड में, यानी जो प्रतिबंध है उनके राइट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, जिनको हम Q या मात्रा, जो Q में आने वाली मात्रा कह सकते हैं, वो जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को प्लस प्लस करते हुए हम और लक्ष्य फलन का निर्माण कर लेते हैं। यानी जो मात्राएं हैं वो लक्ष्य फलन के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए लेस देन इक्वल टू आगे 40 है, फिर लेस देन इक्वल टू 50 है, लेस देन इक्वल टू 60 है, तो 40, 50 और 60 इनको जब हम प्लस करेंगे तो एक जो वेरिएबल है वो y1 और y2, y3 का यूज़ करते हैं हम। अगर प्राथमिक में समस्या में x1, x2, x3 इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पर द्वैत में वो जो है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 इस तरीके से लिख दिए जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारा लक्ष्य फलन का निर्माण करना होता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का निर्माण करने के लिए जो प्राथमिक समस्या जो दी हुई है उसके जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं उसके अंदर राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं उनको हम प्लस करते हुए लक्ष्य फलन का निर्माण कर लेंगे। और इसके लिए दूसरी बात ये भी लक्ष्य फलन का निर्माण करने के लिए ध्यान रखने की है कि यदि प्राथमिक में समस्या मैक्सिमाइजेशन की है तो द्वैत में वो समस्या मिनिमाइजेशन की होगी, और यदि वो मिनिमाइजेशन की है तो द्वैत में वो मैक्सिमाइजेशन की होगी। तो ये इम्प्लाइड बात है कि लक्ष्य फलन के मान को हम जो है वो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन बना देते हैं, और प्रतिबंधों के राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं उनको प्लस प्लस करते हुए हम लक्ष्य फलन का निर्माण कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा जो स्टेप है वो ये होता है कि लक्ष्य फलन का निर्माण तो कर लिया, अब प्रतिबंधों का निर्माण करना होता है। जो पहले के जो प्रतिबंध दिए हुए होते हैं वो तो प्रतिबंध हमारे जो हैं वो प्राथमिक के प्रतिबंध हैं। अब द्वितीय समस्या यानी द्वैत समस्या के जो प्रतिबंध हैं वो बनाने के लिए जो पहला कांस्टेंट है, जो पहला वेरिएबल है, जैसे x1 है, दूसरा वेरिएबल x2 है, तो जो पहले वेरिएबल जो आया है जिन कॉन्स्टेंट्स में मान लीजिए दो कॉन्स्टेंट्स हैं और दोनों कॉन्स्टेंट्स में x1 आया है ऊपर भी और नीचे, तो उन दोनों कॉन्स्टेंट्स के जो गुणांक हैं उन गुणांकों को हम प्लस करते हुए और उस गुणांक से रिलेटेड प्राथमिक समस्या के लक्ष्य फलन को ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के चिन्हों को बदलते हुए वो राशि हम रख देते हैं।
कहने का अभिप्राय क्या हुआ, हम पहले तो जो दी गई समस्या है उसके गुणांक तालिका बना लेते हैं, जैसे दी हुई है उसी हिसाब से उसकी गुणांक तालिका बना लेते हैं, और उसके बाद जो स्तंभ वाली तालिका है उसके हम पंक्ति के अंदर उसको पलट के पंक्ति तालिका बना देंगे। स्तंभ तालिका को हम पंक्ति तालिका के रूप में बना देंगे तो वो जो प्राथमिक समस्या है वो द्वैत के रूप में प्रतिबंधों को ग्रहण कर लेगी। तो ये तीसरा हमारा महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि हम प्रतिबंधों का निर्माण करते हैं, और प्रतिबंधों का निर्माण करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। प्राथमिक समस्या के प्रतिबंधों में जो पहला चर होता है, जैसे मान लीजिए x1 ही है, तो एक जैसा जो चर है उसके हम वर्टिकली उनको प्लस प्लस का साइन लगाते हुए उस चर से रिलेटेड लक्ष्य फलन का जो वैल्यू है वो हम राइट हैंड साइड में लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू में चेंज करते हुए रख देंगे। तो ये कार्य हमें प्रतिबंधों के निर्माण का करना है। तो इस तरीके से 3 स्टेप हमारी मुख्य रूप से कंप्लीट हो जाती हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सबसे पहले तो क्या देखना है कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है प्राथमिक समस्या, इसलिए सारे चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए। लेकिन इनमें सेकंड एक ऐसा प्रतिबंध है जिसका साइन लेस देन इक्वल टू क्या है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के चिन्हों को चेंज कर देंगे। तो जैसे -x1 -x2 है तो x1 + x2 कर देंगे। लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू बना के आगे -21 की जगह प्लस का 21 लिख देंगे, यानी x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये हम एक चेंज कर देंगे और ये हमारा पहला स्टेप हुआ जो कि हमने लक्ष्य फलन से संबद्ध किया। जो चर हैं उनको लक्ष्य फलन से संबंधित किया बिना प्रतिबंधों को। इसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा ये आता था कि हम लक्ष्य फलन का निर्माण करते थे। तो लक्ष्य फलन का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। लक्ष्य फलन का निर्माण करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक की जो प्रतिबंध के दाईं ओर की जो वैल्यू है ना, उनको हम वर्टिकली प्लस प्लस कर देते हैं। जैसे 27y1 + 21y2 + 30y2 हो जाएगा। ठीक है, ये बदलने के बाद और चिन्ह बदल गए थे ना, इसलिए सेकंड जो कांस्टेंट है वो भी बदल जाएगा। तो 27y1 + 21y2 + 30y2 ये हमारा मैक्सिमाइजेशन z = हो जाएगा, यानी मिनिमाइजेशन z की जगह मैक्सिमाइजेशन z है। और ये जो आगे इक्वल टू लिखे हुए ये नहीं लिख करके हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को हम इक्वल टू करके लिख देंगे। दूसरा काम, तो इस तरीके से लक्ष्य फलन का निर्माण हो जाएगा। तीसरा, जो प्रतिबंधों का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राथमिक के प्रतिबंधों के अंतर्गत जो पहला चर है, जैसे इसमें x1 पहला चर है, तो वो जो चर है उससे संबंधित गुणांकों को हम प्लस कर देंगे। तो जैसे हम क्या कर लेंगे 3y1 + x2 3y1 + y2 + y3 और लेस देन इक्वल टू, और अपन क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू 4 कर देंगे। मैंने आपको बताया कि जो प्रतिबंध है किसी पर्टिकुलर चर से संबंधित गुणांक जिस प्रतिबंधों में है, अलग अलग प्रतिबंधों में पर्टिकुलर चर से संबंधित गुणांक ही हैं, तो उन सभी गुणांकों को हम जो है वो प्लस करते हुए और जो लक्ष्य फलन के अंतर जो पर यूनिट जो प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन दिया या कॉस्ट दिया हुआ है उसको हम उस चिन्ह के रूप में हम लिखते हुए, जैसे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की बनाई तो लेस देन इक्वल टू रखते हुए 4 लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरे के अंदर है, जैसे x2 + x2 फिर आ गया है तो इसको y1 + y2 + 2y3 ये लिख देंगे, और उसके बाद में लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे। तो इस तरीके से ये पलट दिया इस जो समस्या को हमने, कि मात्राओं को हमने लक्ष्य फलन बना दिया और लक्ष्य फलन को हम मात्राएं बना दिया, और इसके बाद में हम जब सवाल को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो गई। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम का रूप इस प्रकार से बना
जो है वो मिनिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू, ये तो प्राथमिक समस्या है, और इसकी जो द्वैत समस्या बनेगी वो मैक्सिमाइजेशन जी इज इक्वल टू 27y1 प्लस 21y2 प्लस 30y2 30y3। तो ये चूँकि प्राथमिक समस्या मिनिमाइजेशन से रिलेटेड थी, तो ये देखिए प्राथमिक समस्या मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है, तो द्वैत की समस्या में मैंने आपको अभी बता ही दिया कि मैक्सिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू 27y1 प्लस 21y2 प्लस 30y3। और ये जो है ये तो लक्ष्य फलन बन गया, और फिर बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, दो चर हैं, तो 3x1 प्लस 3x1 + x2 + x3 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 3y1 + y2 + y3 और लेस देन इक्वल टू 4। इसी तरीके से इसमें भी लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे। तो इस तरीके से हम द्वैत समस्या का निर्माण कर लेते हैं, और द्वैत समस्या जब हमारी फॉर्मुलेट हो जाती है तो फिर मैं इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिख देंगे मैक्सिमाइजेशन जी इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, और इसके बाद मात्राओं को लक्ष्य फलन और लाभांश मात्रा लाभ रखने के बाद को मात्राओं के रूप में रखकर प्राथमिक से द्वैत या द्वैत से प्राथमिक की समस्या की ये बात मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हमने लक्ष्य फलन को मात्रा और मात्रा को लक्ष्य फलन के में बदल करके और पूरी समस्या का हल निकाला। तो ये द्वैत समस्या से संबंधित बातें कंप्लीट हो जाती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे, उनको आप करने की कोशिश करना। असली इसके अंदर वो तो कोई समस्या ही नहीं है कि कैसे हल होता है, वो तो हमने पिछले सवालों में हल कर चुकी। यहाँ पर केवल आपको ये देखना है कि जो द्वैत से संबंधित समस्या है वो क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, और उसको बनाया कैसे जाता है, ये हमें निश्चित रूप से आना चाहिए। तभी हमारा ये इसके अंदर जो है वो सार्थक होगा वीडियो का, नहीं तो वीडियो सार्थक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। एक बात और मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस जितने भी हैं उन सब की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से उसमें लिंक को जब दबाएंगे तो PDF फॉर्म के रूप में मेरे समस्त नोट्स आपको दिखाई देंगे। तो आज के लिए जब बस हम इतना ही करते हैं। हमने द्वैत समस्या को हमने अच्छी तरह से देखा कि कैसे द्वैत संबंधी समस्या का निर्माण किया जाता है। यदि द्वैत समस्या को द्वैत में बदल करके यानी द्वैत बना करके उसका हल करने के लिए भी कहा जाए तो हल करने की प्रक्रिया वो सेम रहती है, जो कि हम पीछे के सवालों में बता चुके हैं। आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद।